नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। तो आज हो गया 18 दिसंबर। आज हम डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आज ही के दिन 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों के महत्व को याद करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। कि अल्पसंख्यक जितने भी समुदाय हैं उनके अधिकारों को महत्व देने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की शुरुआत साल 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की शुरुआत हुई थी। भारत में यदि बात करें अल्पसंख्यक समुदाय तो कितने धर्म हैं? 6 हैं। देखिए, भारत में मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, फारसी और जैन समुदाय को अल्पसंख्यक के तौर पर अधिसूचित किया गया है। आगे देखिए, भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कई प्रावधान किए गए। जैसे देखिए अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से मुक्त रहने का अधिकार देता है। कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। फिर आगे देखो अनुच्छेद 29। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म को बनाए रखने का अधिकार देता है। कि अपनी भाषा का प्रचार, संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 30। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंध करने का अधिकार देता है। कि अल्पसंख्यक जितने भी समुदाय हैं वो अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रबंध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में दुनिया भर में बढ़ती प्रवासियों की संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस घोषित किया। कब से घोषित किया था? दिसंबर 2000 से। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, भारतीय प्रवासी दिवस ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज किस टीम ने की है? हाल ही में जो मैच हुआ था भारत और इंग्लैंड के मध्य महिला टेस्ट क्रिकेट का, उसमें भारत ने इंग्लैंड को हराया था। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, भारत। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भारत ने 347 रन से मैच जीता था। इससे पहले यदि हम बात करें तो 1998 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 309 रन से हराया था। भारतीय महिला टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तान की बात करें तो हरमनप्रीत कौर है। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें इस मैच में तो दीप्ति शर्मा, जिन्होंने कुल 9 विकेट लिए थे मैच के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 17 दिसंबर को गुजरात में सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग का उद्घाटन किया। कहां पर किया था? सूरत में। कब किया था? 17 दिसंबर को। इस सूरत डायमंड बोर्स में 4500 से अधिक ऑफिस बनाए गए हैं। इसका उद्घाटन करने से पहले पीएम मोदी ने सूरत एयरपोर्ट पर नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल का भी उद्घाटन किया था। ये भी याद रखना साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है? कौन सी यूनिवर्सिटी है? सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक पास किया है। तो किस में किया है? तेलंगाना में। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, 13 दिसंबर को संसद ने तेलंगाना में एक केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 विधेयक पारित किया है। लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को राज्यसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। यदि हम इसके अंदर हम निर्माण कार्य में खर्च रुपए कितने लगेंगे इसकी बात करें तो 900 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और यदि नाम का बात करें तो इसका नाम आदिवासी देवी समक्का और सारक्का के नाम पर रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महालक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? महालक्ष्मी योजना है कि महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए बसों में निःशुल्क यात्रा, बसों में निःशुल्क यात्रा, निःशुल्क यात्रा, तो किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तेलंगाना में। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने महालक्ष्मी योजना शुरू की। योजना में सभी उम्र की लड़कियां, महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं। महिलाएं बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। महालक्ष्मी योजना के अंदर क्या है? बसों में निःशुल्क यात्रा है लड़कियां, महिलाएं और ट्रांसजेंडर के लिए। अब हम बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो देखिए, तेलंगाना अंतिम राज्य बना था, अंतिम राज्य था, अंतिम राज्य बना था। स्थापना की बात करें तो 2 जून 2014 को। राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन। यदि हम विधान परिषद सीटों की बात करें, तेलंगाना में विधान परिषद भी है, तो सीटें कितनी हैं? 40 हैं। विधानसभा सीट बात करें तो 19 हैं। राज्यसभा सीट देखें तो 7 हैं और लोकसभा सीट देखें तो 17 है। इनको कैसे याद करेंगे? देखिए, एक राज्य में राज्यसभा सीट लोकसभा सीट से कम होती हैं, तो देखो 7 राज्यसभा सीटें और लोकसभा सीटें 17, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 119 है और वो हो जाएंगे विधानसभा की सीटें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस आईआईटी के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। डिटेल में देखते हैं। भारतीय नौसेना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 15 दिसंबर 2023 को नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देखिए आगे, यह समझौता ज्ञापन प्रौद्योगिकी विकास, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के लिए नवीन समाधान और संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर रियर एडमिरल के श्रीनिवासन और आईआईटी कानपुर के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर सुब्रमण्यम गणेश दोनों के बीच में इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय नौसेना और आईआईटी कानपुर के मध्य समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, पहले भारतीय नौसेना की बात करते हैं। तो भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नौसेना स्टाफ के प्रमुख की बात करें तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है? किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हाल ही में घोषित किया गया है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। किसने की है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। यह एयरपोर्ट आयात निर्यात संचालन की सुविधा प्रदान करेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की संचालन की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? कौन से हैं? 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। डिटेल में देखो, 67वें राष्ट्रीय नेशनल गेम्स शुक्रवार को नई दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में शुरू हुए। कौन से स्टेडियम में? छत्रसाल स्टेडियम में शुरू हुए। 2 दिन चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर की विभिन्न स्कूलों के 3400 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी हैं? 3400 खिलाड़ी अलग अलग वर्गों में 13 खेल स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाएंगे। टोटल खिलाड़ी की बात करें तो 3400 हैं। टोटल खेल स्पर्धाओं की बात करें तो 13 हैं। स्टेडियम की बात करें तो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में होगा। राष्ट्रीय स्कूल खेलों की मेजबानी इस बार दिल्ली शिक्षा निदेशालय कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 33 देशों के पर्यटकों के लिए वीजा की आवश्यकता समाप्त कर दी है कि इस देश में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईरान। ऑप्शन 2 हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। देखिए, ईरान ने भारत सहित 33 अन्य देशों के पर्यटकों के लिए वीजा की आवश्यकता समाप्त कर दी है। इसमें भारत के पर्यटकों के लिए भी वीजा की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। अब ईरान की बात करते हैं। तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान तेहरान ऐसे याद रह जाएगी, ईरान तेहरान। राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी। मुद्रा की बात करें तो ईरानी रियाल मुद्रा हो जाएगी ईरान की।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ था? हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 14 दिसंबर को। कब हुआ था? 14 दिसंबर को शुरू हुआ था। कब तक चला? 17 दिसंबर तक चला। 17 दिसंबर तक चला था 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल। तो ये हुआ था गुवाहाटी में, और ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसियान भारत मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इंपॉर्टेंट है, आसियान भारत मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नई दिल्ली में आसियान भारत मिलेट महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। याद रखना, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। इसके उद्देश्य की बात करें तो जागरूकता बढ़ाना तथा मोटे अनाज से बने उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार स्थापित करना है। इसमें भाग लेने वाले देशों की बात करें तो भारत, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, म्यांमार और मलेशिया थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा? इसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा। तो किसको मिलेगा? सविता लाडेज। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट देखिए, पहले मुंबई के होमी भामा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की प्रोफेसर सविता लाडेज को रसायन विज्ञान शिक्षा में उनके योगदान के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का पुरस्कार मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023 को किसने जारी किया है? कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023 को किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? WHO ने। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। देखिए, भारत में सड़क यातायात से होने वाली मौतों की संख्या 2010 में 1.34 लाख से बढ़कर 2021 में 1.54 लाख हो गई। मतलब 2010 की तुलना में 2021 में संख्या में वृद्धि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2010 से 2021 तक दुनिया भर में वार्षिक सड़क यातायात मौतों में 5% की कमी दर्ज की है। किसने किया है? WHO ने। 2010 से 2021 तक दुनिया भर में वार्षिक सड़क यातायात मौतों में 5% की कमी दर्ज की है। 35 देशों ने मृत्यु दर में 30% से लेकर 50% तक की कमी दर्ज की है। अब देखिए WHO के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की फुल फॉर्म क्या हुई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना की बात करें तो 1948 में, मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? वो किसके बारे में पूछा? अफीम के बारे में। देखिए तस्वीर में ये पौधे हैं, ये किसके हैं? अफीम के। तो उत्पादक की दृष्टि से देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन बन गया हाल ही में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल, म्यांमार। म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है वर्तमान में। डिटेल में देखो, दिसंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। अफीम बनाने में तालिबान शासित अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। म्यांमार से पहले कौन था? अफगानिस्तान था, और अब कौन बन गया? अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार ने इस साल सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन किया था। म्यांमार ने इस साल 1080 मीट्रिक टन अफीम पैदा किया। कितना क्या था? 1080 मीट्रिक टन अफीम पैदा किया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI मॉडल कृत्रिम किसने लॉन्च किया? कौन सा मॉडल है? कृत्रिम। किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा ओला। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, ओला कैब के फाउंडर भाविश अग्रवाल। सबसे पहले तो ये देखो, ओला कैब के फाउंडर कौन है? भाविश अग्रवाल ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल कृत्रिम लॉन्च किया। कौन सा AI मॉडल लॉन्च किया? कृत्रिम। यह मॉडल OpenAI के चैट GPT और गूगल के बोर्ड को टक्कर देगा।
यह मॉडल 22 भारतीय भाषाओं को समझ सकता है। कितनी भाषाओं को समझ सकता है? 22 भारतीय भाषाओं को समझ सकता है, जबकि 10 भाषाओं में टेक्स्ट तैयार कर सकता है। यदि समझने की पूछे तो 22 भाषाओं को समझ सकता है, जबकि टेक्स्ट तैयार करने की पूछे तो 10 भाषाओं में टेक्स्ट तैयार कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनूप घोषाल का निधन हो गया, वे क्या थे? तो इनका संबंध किससे था? गायन से। तो क्या थे? गायक। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अनूप घोषाल का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अनूप घोषाल बंगाली सिंगर थे। ये इंपॉर्टेंट रखना, इनका संबंध कहाँ से था? बंगाल से। बंगाली सिंगर थे। उन्होंने हिंदी, बंगाली के अलावा भोजपुरी गानों में भी अपनी प्रस्तुतियां दी। उन्होंने भारतीय संगीत पर एक किताब गनेर बुबा ने लिखी। वर्ष 2011 में तृणमूल कांग्रेस से पश्चिमी बंगाल की उत्तरपाड़ा सीट से विधानसभा चुनाव भी इन्होंने जीता था, वर्ष 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया के शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची में शीर्ष पर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को 2023 में ब्रिटेन में सबसे लोकप्रिय एशियाई सेलिब्रिटी घोषित किया है। क्या घोषित किया है? सबसे लोकप्रिय एशियाई सेलिब्रिटी घोषित किया है शाहरुख खान को। ब्रिटेन की साप्ताहिक पत्रिका ईस्टर्न आई की तरफ से प्रकाशित वार्षिक सूची में शाहरुख खान शीर्ष पर रहे हैं। सूची में 50 एशियाई कलाकारों को शामिल किया गया था। टोटल कितने थे? 50। टॉप पर कौन रहे हैं? शाहरुख खान। अभिनेत्री आलिया भट्ट को दूसरा स्थान। दूसरे पर कौन है? आलिया भट्ट। तीसरा स्थान प्रियंका चोपड़ा को मिला। पहले स्थान पर शाहरुख खान, दूसरे स्थान पर आलिया भट्ट, तीसरे स्थान पर प्रियंका चोपड़ा। वहीं अमिताभ बच्चन की बात करें तो इस सूची में उनको 35वां स्थान मिला था। तो आज की क्लास में हमने 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।